नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सैकत दत्ता, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एवं बोन मेरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। डॉक्टर सैकत, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बंसल न्यूज़ के सारे दर्शकों को। तो आज हम बात करने वाले हैं लिम्फोमा यानी कि शरीर में होने वाली गांठानों के बारे में, और इसके साथ ही आपको बताएंगे उसका इलाज भी। लेकिन आप भी यदि इससे जुड़ा कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं और सीधे डॉक्टर सैकत से आप सलाह ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सैकत, सबसे पहला सवाल यही है, लिम्फोमा आखिर क्या है? सामान्य भाषा में इसे हमारे दर्शकों को समझाइए। लिम्फोमा जो है, हम बोलेंगे ये एक ब्लड कैंसर है। ब्लड में बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, उसमें श्वेत कोशिकाएं होते हैं। तो लिम्फोसाइट एक तरह के श्वेत कोशिकाएं हैं जिससे ये लिम्फोमा बनता है। भाई बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं या लसिका तंत्र बोलते हैं। ये लसिका तंत्र जो है पूरे बॉडी में फैला हुआ है। इसका काम जो है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना होता है। अभी जो इसमें जो लिम्फॉइड सेल्स होते हैं या कोशिकाएं होते हैं, रोज़ नए नए तैयार होते हैं, नए नए नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जब ये लिम्फोमा हो जाता है तब ये एबनॉर्मल जो लिम्फॉइड सेल्स है ये लसिका तंत्र में जमा हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, तब ये लिम्फोमा बन जाता है। तो ये क्यों होता है? ये स्पेशली होता है कुछ म्यूटेशन के लिए जो कोशिका के अंदर जेनेटिक चेंज के लिए होता है। अभी किस आदमी को हो रहा है ये जेनेटिक म्यूटेशन और किसी को नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी की कमी होने से, इम्यूनो डिफिशियंसी से ये हो सकते हैं, लेकिन सारे पेशेंट के लिए मतलब एक इंसान को हुआ है दूसरे को नहीं हुआ है, इसका कारण हर वक्त हमें पता नहीं होता है। लेकिन ये एक मोटी तरह से बोलने से एक ब्लड कैंसर होते हैं। बिल्कुल, यानी कि लिम्फोमा सामान्य भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो आपके शरीर में यदि कोई गठान उठ रही है तो वो लिम्फोमा है, यानी कि ब्लड कैंसर का ही एक रूप लिम्फोमा को माना जाता है। और ये किस तरह से आपके शरीर में पैदा होता है या इसके क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सैकत, यही आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये तो बताया लिम्फोमा आखिर क्या है, पर ये हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे से पहचाने और क्या प्रकार होते हैं इसके। लिम्फोमा बहुत सारे प्रकार होते हैं। मोर देन 60 से ज़्यादा लिम्फोमा के टाइप्स होते हैं। लेकिन मोटे तरह से बोलने में लिम्फोमा को हम हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ये दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है उनमें हॉजकिन सेल्स मिलते हैं। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा फिर बहुत तरह के हो सकते हैं। मैं बोल रहा था कि लिम्फोसाइट्स ये लिम्फोमा बनते हैं। तो लिम्फोसाइट्स बी या टी ये दो टाइप के होते हैं। तो जो लिम्फोमास होते हैं वो भी बी सेल से या टी सेल से हो सकते हैं। अभी बी सेल्स जो लिम्फोमा बनते हैं उसका बहुत सारे टाइप है, जिसमें कॉमन है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा या DLBCL, फॉलिकुलर लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, बार्केट लिम्फोमा। ये कॉमन जो टाइप्स है ये है। अभी लिम्फोमा लेके पेशेंट हमारे पास बहुत सारे सिम्टमों के साथ आते हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो पेशेंट खुद ही बोलते हैं कि पेशेंट के बॉडी में नए नए गठान बन रहे हैं जो बहुत दिन से एक जैसे से ही है। और पेशेंट को साथ में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बुखार आ रहा है, रात को बहुत पसीना छूट रहा है, कि उनके जो ड्रेसेस है वो पूरे भीग जा रहे हैं पसीने से, उनके वेट लॉस हो रहे हैं, काम में कोई मन नहीं लग रहा है, बहुत थकावट सी हो रहा है, नींद नहीं हो रहा है। ये लिम्फोमा के कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं ये लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। कभी कभी होता है कि लिम्फोमा जो लिम्फ नोड या लसिका ग्रंथि से बनते हैं वो बॉडी के ऊपरी पार्ट में ना होकर भीतरी पार्ट में होता है। जैसे पेट के अंदर हुआ तब पेशेंट को वो दिखता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे पेट के अंदर बढ़ता रहता है और तब पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है या डाइजेशन की या हाजमे की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब लेके भी पेशेंट आ सकते हैं हमारे पास। बिल्कुल, तो ये सामान्य लक्षण है डॉक्टर सैकत, इसे कहा जा सकता है। जो सिम्टम्स आपने बताए हैं, भूख ना लगना, कमजोरी आना, पसीना आना, ये तो दूसरी बीमारियों के भी सामान्य लक्षण के तौर पर देखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे कौन से अलग से सिम्टम्स जिन पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और जो खतरनाक साबित होते हैं? लिम्फोमा में जो मोस्ट कॉमन है, जो गठाने या गांठ जो है वो गले में या बगल में या बॉडी के किसी भी पार्ट में आ जाती है। अगर ऐसा कुछ आया है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, ये पहली बात है। जो ये गठाने बनती है ऐसा नहीं है कि हर वक्त ये लिम्फोमा या किसी कैंसर से ही हो रहा है। ऐसा कॉमनली होते हैं कि
बहुत सारे इन्फेक्शन में, जैसे वायरल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन में, ट्यूबरकुलोसिस में, इसमें भी गठाने या गांठें बन सकती है। लेकिन जब ऐसा कुछ बनता है और बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है, तब पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका जांच कराना चाहिए। उसके साथ अगर किसी को बहुत बुखार आ रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है और कोई टेस्ट करके उसका कुछ सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तभी वो डॉक्टर के पास जाए। ब्लड की कमी लिम्फोमा में होती है, वो हो सकते हैं। कभी पेशेंट हम जो देखते हैं, पेशेंट कुछ कोशिश भी ना किए ही पेशेंट के बहुत वज़न घट जाते हैं। जी। जैसे 6 महीने में 10 किलो वज़न घट गया, ऐसा अगर एटिपिकल कुछ हो रहा है जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, वज़न कम करने की कोशिश कर रहा है, उनके ये हो सकता है। लेकिन बिना कोशिश किए अगर किसी का वज़न बहुत घट जाता है, ये भी बहुत ही अलार्मिंग साइंस या सिम्टम्स होते हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसे फर्दर जांच करके हमें पता चलता है कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी के आसार है या कोई नॉर्मल चीज़ है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने डॉक्टर से कर जानकारी दी है, क्योंकि वज़न कम होना, भूख ना लगना, पसीना आना, चक्कर आना, ये सामान्य बीमारियों की भी सिम्टम होते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में कहीं गांठ हो रही है और वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, तो फिर आपको इसको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान देकर तुरंत डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है, ताकि समय पर आपको उचित इलाज मिल सके। डॉक्टर सेकत, अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्या लिम्फ नोड की उपस्थिति हमेशा लिम्फोमा का संकेत देती है? नहीं, जैसे मैं बोल रहा था कि हर वक्त ऐसा नहीं है। लिम्फोमा छोड़ के बाकी जो कैंसर है, जैसे किसी का गले में कैंसर हो गया या पेट के अंदर कैंसर हो गया, फिर भी ये लिम्फ नोड के साथ, गले के लिम्फ नोड या बाकी दूसरे जगह लिम्फ नोड के साथ ये आ सकते हैं। तो हर वक्त ये नहीं होता कि लिम्फ नोड आया है, बड़ा हुआ है, इसका मतलब ये लिम्फोमा है। ये दूसरा कोई कैंसर हो सकता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे नॉन कैंसरस कंडीशन जो बहुत ही साधारण कंडीशन से, कुछ इन्फेक्शन है या ट्यूबरकुलोसिस टाइप की बीमारी है, जिनमें ये कॉमनली आते हैं। लेकिन वो लिम्फ नोड यूजुअली जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट से, और उसमें पेन होता है। अगर जो लिम्फ नोड में दर्द हो रहा है, हम मानते हैं वो अच्छा है। कैंसर वाले जो लिम्फ नोड या गठाने होते हैं, उसमें दर्द नहीं होता और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और साथ में पेशेंट का बाकी सिम्टम जैसे भूख ना लगना, वज़न घटना, बहुत जो पेशेंट को कोई काम में एनर्जी नहीं आना, ये सब रहता है। तो ये अलार्मिंग सिम्टम है, तब पेशेंट को सोचना है और डॉक्टर के पास इसके लिए ज़रूर जाना है। बिल्कुल, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, टाइम से कंसल्ट करना है, ताकि समय रहते इसका उचित इलाज आपको किया जा सके। डॉक्टर सेकत, अगला सवाल मेरा आपसे है कि हमने इस बीमारी को तो समझ लिया, इसके सिम्टम्स भी समझ लिए हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट किस तरह का होता है, ये भी बताइए। पहले हम जो बोलेंगे कि लिम्फोमा जो है, हम संदेह करते हैं, पेशेंट को देख के हमें सस्पिशन होता है कि इनको लिम्फोमा हो सकते हैं। जी। तब हम जो करते, वो लिम्फोमा को पहले हमें प्रूव करना है कि ये लिम्फोमा है या गठाने कोई इन्फेक्शन से बना है। बिना प्रूफ के, बिना कैंसर को प्रूव करते हुए हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले हमें लिम्फ नोड का बायोप्सी लेना पड़ता है। जो गठाने बनती है, ये गले में है, बगल में है, जहाँ भी है, ये सबसे बड़ी जहाँ होती है, सब हम उधर से बायोप्सी लेना पसंद करते हैं। ये बायोप्सी सर्जन के पास जाके लेना पड़ता है। इसके लिए लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया दे के ये बायोप्सी निकालना होता है। कभी कभी हम कोड बायोप्सी भी करते, जब लिम्फ नोड जो है बॉडी के अंदरूनी पार्ट में, जैसे एब्डोमेन के अंदर हो, पेट के अंदर हो, तब हम बायोप्सी हम एक नीडल से करते हैं, जैसे कोर नीडल बायोप्सी करते हैं। या कभी कभी लैप्रोस्कोपी करके भी लिम्फ नोड को बाहर लाना पड़ता है। तो उसके बाद लिम्फ नोड का हिस्टोपैथोलॉजी बोल के एक जांच होता है, उससे पता चलता है कि लिम्फोमा है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जब ये पता चलता है हिस्टोपैथोलॉजी जांच से कि ये लिम्फोमा है, तब उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोल के एक जांच होता है, वो करके हमें पता करना होता है ये कौन से टाइप के लिम्फोमा है। तो ये अगर एक बार पता चल जाए कि पेशेंट को लिम्फोमा है, तब हमें फर्दर उनको और कुछ जांचें करनी है, जिससे हमें समझ में आता है कि लिम्फ नोड जो है बॉडी के कौन कौन से पार्टों में फैला हुआ है, मतलब उसका स्प्रेड या स्टेज क्या है। तो इसके लिए हमें सीटी स्कैन करना होता है। अभी एक नया सीटी स्कैन हम कर रहे हैं जिसको पेट सीटी बोलते हैं। उससे पता चलता है कि सारे जो ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस नहीं होते। जो इसमें जो है, हम एक जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देते हैं पेशेंट के ब्लड में, और उसके बाद सीटी स्कैन लेते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो सचमुच में कैंसर है कि नहीं, और कौन से बॉडी के पार्ट में ये कैंसर फैले हुए हैं, वो हमें पता चलता है। तो इससे हमारा जो सुविधा होता है कि हमें जो कैंसर है उनका स्प्रेड कितना हुआ है, कौन सा स्टेज है, वो पता चल जाता है। एक बार वो पता चल जाता है तो हम ट्रीटमेंट जो डिसीजन है वो लेने में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं।
और से बहुत सारे जांच है जो लिम्फोमा में ट्रीटमेंट से पहले हमें करना पड़ता है। जी। जैसे पेशेंट को कभी कभी केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं पेशेंट का लीवर, किडनी ये सब ठीक है कि नहीं। तो लीवर के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट, ये करके हम देख लेते हैं कि पेशेंट केमो लेने की काबिल है कि नहीं। कभी कभी पेशेंट का लीवर या किडनी ख़राब होने से केमो का जितना डोज हम देना चाहते हैं उतना दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये सब सारे टेस्ट ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी जो लिम्फ नोड है ये रीढ़ की हड्डी के आसपास होते हैं, तब हमें संदेह होता है कि ये लिम्फोमा ब्रेन तक पहुंच गया कि नहीं। तो तब हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF बोल के एक रस जो रीढ़ की हड्डी से निकालते हैं उसका टेस्ट करके देखते हैं कि ब्रेन में लिम्फोमा गया है कि नहीं। अगर गया है कि तो उसके लिए हमें उधर रीढ़ की हड्डी में ही अलग सा केमो देने की बंदोबस्त करने होते हैं। तो ये प्रारंभिक रूप में ये जो परीक्षण है ये हम करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोप्सी। बायोप्सी से हमें पता चलता है लिम्फोमा है कि नहीं है। अगर लिम्फोमा है वो कौन से लिम्फोमा है, हॉजकिन लिम्फोमा है या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। अगर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है तब ये B सेल है या T सेल है, ये हाई ग्रेड है या लो ग्रेड है, तो ये पता करना हमें ज़रूरी होता है। ये सब जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है तभी हम नेक्स्ट जो हमारे स्टेप है कि कितने तक ये लिम्फोमा बॉडी में फैला हुआ है ये हम पता करते हैं। हम देखते हैं उसके बाद पेशेंट का बोन मैरो भी करना ज़रूरी होता है। कभी कभी पेट CT स्कैन जो होता है उससे पता चल जाता है कि बोन मैरो में ये जो लिम्फोमा है गया है कि नहीं है। जैसे हॉजकिन लिम्फोमा में अगर पेट CT हम देख लेते हैं उधर लिम्फोमा बोन मैरो में इन्वॉल्व है तब बोन मैरो का टेस्ट नहीं करते। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में डायग्नोसिस होने के बाद हम साधारण रूप में बोन मैरो का परीक्षण भी करते हैं और बोन मैरो का परीक्षण करके हमें पता करना पड़ता है कि लिम्फोमा के स्प्रेड बोन मैरो में हुआ है कि नहीं। अगर बोन मैरो तक ये कोई लिम्फोमा चला गया उसका मतलब है ये स्टेज 4 हो गया है। तो अभी जो स्टेजिंग है ये ऐसा है कि ऐसा हम मानते हैं कि कैंसर जब हायर स्टेज में जाता है जैसे स्टेज 4 होता है तो ये कैंसर क्यूरेबल नहीं है। लेकिन लिम्फोमा के लिए ये एकदम ही नहीं है। जो हमारे लिम्फोमा है वो सारे स्टेज में, ये स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो, स्टेज 4 हो, कोई भी स्टेज हो, लिम्फोमा को हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, कम्प्लीटली पेशेंट को नॉर्मल एक लाइफ दे सकते हैं। ये इस बीमारी का खासियत है, इसके लिए हर पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो स्टेज 1 बोलते हैं हमारा जो फेफड़ा और पेट के बीच में डायाफ्राम बोल के एक चीज़ होता है जो हमारे पेट और फेफड़े को डिवाइड करता है। तो डायाफ्राम के ऊपर जब लिम्फ नोड रहते तो ये स्टेज 1 और स्टेज 2 होते हैं, और जो डायाफ्राम के ऊपर और नीचे दोनों में लिम्फ नोड चले आते हैं तो ये स्टेज 3 बन जाता है। और कभी कभी जो लिम्फोमा होते हैं जो बोन मैरो में जाते हैं या बाकी हड्डियों में बाकी जगह चले जाते हैं या ब्रेन में चले जाते हैं तब ये स्टेज 4 हो जाता है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि लिम्फोमा अगर स्टेज 4 भी है फिर भी उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, उसे हम संपूर्ण रूप से निरामय कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो अभी हम जब इसके बाद लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के बारे में बोलेंगे तब हमें ये सोचना है कि लिम्फोमा जो पेशेंट को हुए हैं उनका एज क्या है। ये लिम्फोमा कोई भी एज में हो सकता है, बच्चे को हो सकता है, बूढ़े में हो सकता है, यंग एज में हो सकता है, किसी भी एज में ये लिम्फोमा हो सकते हैं। पेशेंट का बॉडी के अदर कंडीशंस क्या है और क्या क्या बीमारी पेशेंट को है। जैसे कोई इंसान जिनका उम्र बहुत ज़्यादा है, 70 साल या उससे ज़्यादा है, साथ में हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, किडनी या लीवर की बीमारी है, तब उनको जब लिम्फोमा होता है तो कभी कभी है कि लिम्फोमा के लिए डोज मॉडिफिकेशन, जो केमो हम देना चाहते हैं तो उनका डोज चेंज करना होता है। दूसरी बात है लिम्फोमा कौन से टाइप के हैं। हॉजकिन लिम्फोमा हो सकते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो सकते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा जो है उसका थेरेपी हम यूजुअली केमोथेरेपी से करते हैं। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा B सेल टाइप के होते हैं उसका हम केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये दोनों टाइप थेरेपी देते हैं, तो इसको केमो इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। जो T सेल टाइप के हैं वो दूसरे टाइप के केमोथेरेपी से किया जाता है। तो और बहुत सारे ऐसे लिम्फोमास होते हैं जिसमें हाई डोज थेरेपी ज़रूरत होती है। जैसे बार्किट लिम्फोमा नाम की एक लिम्फोमा होती है जिसमें बहुत ही हाई डोज थेरेपी, हाई डोज कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हम पेशेंट को क्योर नहीं कर पाते। ये ज़्यादातर केसेस बच्चों में आते हैं और मोर देन 60 ईयर्स एज में आ सकते हैं। तो
तो एक एक लिम्फोमा के हिसाब से ट्रीटमेंट को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। कुछ कुछ लिम्फोमा ऐसे भी है जो सिर्फ कोई गठान के साथ नहीं, सिर्फ स्किन के ऊपर होता है, जो चमड़े की डिजीज़ लेके कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है, ऐसे भी लिम्फोमा होते हैं। तो उनके जो इलाज है वो भी अलग होते हैं। कुछ लिम्फोमा होते हैं जिनके शुरू में हमें केमोथेरेपी दे के फिर उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। जैसे मेंटल सेल नाम का एक लिम्फोमा होता है, उसमें हमें 6 साइकिल केमोथेरेपी दे के हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि उसके बाद वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा ले। इसके लिए पेशेंट ज़्यादा समय तक ठीक से रह सकता है, क्योर रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की हालत में, सिचुएशन में है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी पेशेंट का एज बहुत ज़्यादा होता है या साथ में काफ़ी सारे बीमारियाँ होते हैं जिसके कारण ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि लिम्फोमा का ट्रीटमेंट उसके स्टेज पर भी डिपेंड करता है, उसका किस तरह से टेस्ट हो रहा है, परीक्षण किस तरह का है, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लिम्फोमा के स्टेज पर डिपेंड करता है। कॉलर हमारे साथ पहले जुड़ गए हैं, विनोद भोपाल से जुड़े हुए हैं। विनोद, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी विनोद, अपना सर सवाल पूछिए। मेरे को सर ये 4 साल से है लगभग। पुतली हो रही पीछे साइड में, पीछे होती है, कभी हाथों के साइड में होती है। क्या होती है आपको? बुटलियाँ होती है सर, जो अभी दिखा रहे थे सर आप। गठान सर, हाथों गठान में। अगर होती है, जी गठान। गठान अगर होती है तो हम पहले पेशेंट से पूछते हैं कि साथ में और कोई तकलीफ़ है कि नहीं। जैसे पेशेंट को बहुत दिन से बुखार आ रहा है, वज़न घट गया है कि नहीं, शरीर में थकावट सी हर वक्त लग रही है कि नहीं। तो ये सब अगर साथ में होता है तो हम कुछ स्कैन करते हैं और वो गठानों से बायोप्सी करके देखते हैं। तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, तो वो आपको देख के सजेस्ट कर पाएंगे कि आपका लीवर बड़ा है कि नहीं, स्प्लीन या पीलिया तिल्ली जिसको बोलते हैं वो बड़ा है कि नहीं, और बॉडी में कौन से पार्ट में ये गठाने हैं, कितने बड़े हैं, ये देख के हम फर्दर क्या करेंगे वो डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है आपको डॉक्टर का सजेशन लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनोद कॉल करने के लिए, और उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर आपको मिल गया होगा। और यदि आप भी आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल डॉक्टर सेकत के ज़रिए डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डॉक्टर सेकत, आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि स्टेजेस के बारे में तो आपने बता दिया, उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया है। ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी शख्स को लिम्फोमा हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है, और इस दौरान डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? ये डिसाइड होता है कि पेशेंट कौन से स्टेज में है, कौन से ग्रेड में ये लिम्फोमा है। तो यूजुअली हम 6 साइकिल तक केमोथेरेपी साधारण रूप में पेशेंट को देते हैं। कभी कभी हम करते हैं जैसे डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा, इस लिम्फोमा में हम 4 साइकिल केमोथेरेपी दे के फिर पेट सीटी करके देखते हैं कि ट्यूमर जो है, लिम्फोमा जो है, पूरी तरह चला गया कि नहीं। हॉजकिन लिम्फोमा में हम 2 साइकिल केमोथेरेपी दे के फिर देखते हैं पेट सीटी करके कि लिम्फोमा है या पूरी तरह चला गया। उसके ऊपर हम डिपेंड करके फर्दर कितने केमोथेरेपी साइकिल देने हैं, केमोथेरेपी साइकिल के कुछ चेंज करने हैं, ये सब डिसाइड करते हैं। तो मोटी तरीके से बोलने में जो है 4 से 6 महीना तक चलता है लिम्फोमा का ट्रीटमेंट। और कोई केसेस ऐसे होते हैं जैसे मेंटल सेल लिम्फोमा या कुछ है जो लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा या वर्डेनस्ट्रॉम बोलते हैं। तो ये सब लिम्फोमा में हम जो ये केमोथेरेपी से 6 महीने या 4 महीने ट्रीटमेंट करते, उसके बाद एक मेंटेनेंस थेरेपी भी देते हैं जो 2 साल तक चलता है। हर 2 महीने में हम इम्यूनोथेरेपी देते रहते हैं। तो इस टाइप के लिम्फोमा में थेरेपी थोड़ा ज़्यादा देर तक चलती है। अगर पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो रही है तो उसके लिए अलग सा ड्यूरेशन होता है। उसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर, यूनिट के अंदर पेशेंट को 1 महीना या 3 हफ्ता रहना होता है। तो टाइमलाइन लिम्फोमा के टाइप के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट होता है, कौन से केमोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं, मेंटेनेंस थेरेपी है कि नहीं, ट्रांसप्लांट है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सर, आगे भी हम लिम्फोमा से जुड़े और तमाम सवाल लेंगे, लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भोपाल से राशिद हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। राशिद, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम, ये मेरे बैक में स्किन के नीचे एक गठान हुई थी जी, जो कि 30-35 साल पहले हुई थी, और अभी और भी मतलब सरफेस में कई जगहों पर गठाने हैं, जैसे कि एल्बो के जॉइंट के पास में है,
दोनों एल्बो के जॉइंट के पास में है, और इसके अलावा स्किन के नीचे ही कई जगहों पर हैं जो हाथ लगाने पे महसूस होती हैं। सारे एल्बो की जो है सारे वो जो स्किन के एल्बो नीचे की जगह होते वो हैं, विजिबल है। सारे जो स्किन के नीचे गठाने जैसे लगते हैं वो हर वक्त गठाने नहीं होते हैं। कभी कभी हमारा न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस बोल के एक बीमारी होती है, क्योंकि आपके ये बहुत दिनों से है, तो ये कोई लिम्फोमा टाइप की बीमारी मुझे लगता नहीं ये होना चाहिए। कभी कभी ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस जो एक अनुवंशिक बीमारी है, उसमें स्किन के नीचे ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स जैसे लगते हैं जो गठानों जैसे फील होता है, जिसमें कोई दर्द नहीं रहता, तो इसको यूजुअली कुछ नहीं करना होता है। तो आप एक बार डॉक्टर से मिलके परामर्श ले सकते हैं। लेकिन लिम्फोमा जो होता है वो यूजुअली इतने 30-35 सालों में कोई चेंज नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो गठाने भी जो होते हैं तो वो बिनाइन होते हैं, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, वो आपका कोई प्रॉब्लम करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। फिर भी आपको संदेह है तो मुझे लगता है डॉक्टर को एक बार दिखा लेने से आपका जो कोई कन्फ्यूजन है वो चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राशिद कॉल करने के लिए। डॉक्टर सेकत, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे है कि यदि किसी शख्स को लिम्फोमा है और जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, धीरे धीरे रिकवरी शुरू होती है, तो उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल किस तरह की होना चाहिए, खान पान किस तरह का होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लिम्फोमा जो है वो जो लिम्फोसाइट है उसका कैंसर है, और लिम्फोसाइट या हमारा जो लसिका तंत्र है वो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी की बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं वो लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोमा है इसी के कैंसर, तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाता है। तो लिम्फोमा पेशेंट जिनका केमोथेरेपी चल रहा है, केमोथेरेपी से भी इम्यूनिटी कम होता है, जो सेल काउंट है वो कम हो जाते हैं, तो पेशेंट को इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि पेशेंट को सावधानी से रहना चाहिए। कोई भी बाहर का खाना, बाहर का कोई भी चीज़ खाने में लेना नहीं चाहिए। घर का पकाया हुआ साफ़ सुथरा खाना, हेल्दी जो फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, वो खाना चाहिए। हरे जो साग सब्जी है वो खाने चाहिए, फल खाने चाहिए, ये सब मेंटेन करना है। और जो इम्पॉर्टेंट है, जो फ्रिज में रखे हुए खाने नेक्स्ट दिन हम गर्म करके कभी कभी खाते हैं, जिनका केमोथेरेपी चल रहा है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कोई भी नशे के द्रव्य से दूर रहना चाहिए। हर रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मोटे तौर में बोलने से एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, जो उनके लिए, उनको जो बीमारी है उसके लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। और जो हमारा केमोथेरेपी देते हैं हम, उससे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो कम होते हैं इन पेशेंट में जो ये सब जो मेंटेन करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सेकत, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपने इम्यूनिटी की बात की और इस वक्त हम देख रहे हैं कोविड का दौर चल रहा है और कोविड में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर किसी को लिम्फोमा हुआ है और वो रिकवर कर रहा है पेशेंट, तो क्या वो कोविड का टीका ले सकता है? हाँ ज़रूर, कोविड का टीका लिम्फोमा जिसको ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गए हैं वो ज़रूर ले सकते हैं, उनको लेना ही चाहिए। सिर्फ लिम्फोमा पेशेंट को हम कोविड का टीका नहीं, बाकी जो कुछ टीके हैं जैसे निमोकोक्कल वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये सब वैक्सीन भी हम देते हैं कि उनको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन कई पेशेंट को जिनका केमोथेरेपी चल रहा है या इम्यूनोथेरेपी चल रहा है, उनको कोविड वैक्सीन इतना काम नहीं भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि उनका एंटीबॉडी फॉर्मेशन ना हो। तो जिनका केमोथेरेपी चल रहे हैं उनको उनके डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए कि टीका लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। जिनको केमोथेरेपीज कंप्लीट हो गए, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गए, वो ज़रूर केमोथेरेपी जो कोविड वैक्सीन है वो ले सकते हैं और ज़रूर लेना चाहिए। और साथ में कोविड के लिए बाकी जो सुरक्षा विधि हमें मान के चलना है वो ज़रूर उनको मान के चलना होगा। बिल्कुल, तो कमज़ोरी, थकान, अधिक पसीना आना, भूख ना लगना, ये लिम्फोमा के सामान्य लक्षण है और इन लक्षणों पर आपको ध्यान देना है। लेकिन इससे अगर बचना है तो ज़रूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करिए, रोज़ाना योग एक्सरसाइज करिए, बाहर के खाने से परहेज़ करिए और जितना हो सके उतना हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। डॉक्टर सेकत, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आज डॉक्टर सेकत दत्ता ने हमारे साथ लिम्फोमा के बारे में कई जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आप सभी को सवालों का जवाब मिल गया होगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर और बताएंगे उसके उपचार भी। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।